प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिम MTH का जलजीरा जीरा सिम। जीरा सिम असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात और दुनिया में इस समय युद्ध की सबसे भीषण तस्वीर देखने को मिल रही है। दर्शकों, भारत में तो होली की तैयारी हो रही है, रंग बरसाने की तैयारी हो रही है, लेकिन दुनिया में इस समय बम बरसने। और दर्शकों, अगले 24 घंटे क्या होगा यह मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ईरान वॉर का ब्लूप्रिंट सामने आ गया है। ये 24 घंटे क्या जंग विध्वंसक होगी, भीषण होगी, इसकी जानकारी आपको देता हूं। और पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, इजराइल के तेल अवीव में यही है वो ब्लूप्रिंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था। हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को। दर्शकों, ये ईरान की मिसाइल हैं और आप देखिए जरा, ईरान से बेरूत तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, बेरूत में जबरदस्त धमाका किया गया है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा दर्शकों आपने कैसे बमबारी हो रही है, लेकिन आप देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। ये अमेरिका की तरफ से हमले किया गया और ये 85 घंटे से हमले जारी हैं दर्शकों। लेकिन अब यूएस समंदर में शैतान को उतार चुका है और अब समंदर से ऐसा अटैक करने वाला है कि अगले 24 घंटे घातक होने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात आपने देखी, यहां यूएई पर ईरान का हमला जारी है। तो क्या ईरान पूरे खाड़ी देश में युद्ध को जारी रखना चाहता है, इसलिए यह हमले कर रहा है? जो मैं आपको फुल फ्रेम दिखा रहा हूं, यहां आप धमाका सुनिए, कैसे धमाके किए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ईरान नहीं रुक रहा है। ईरान ने कह दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और रियाद में आप देखिए, यूएस के एम्बेसी पर यह भीषण हमला किया। क्या ईरान अब पूरी तरह से डर के मूड में नहीं है, वो सिर्फ आर पार के मूड में है, जो तस्वीरें दिखा रही हैं। दर्शकों, आप सिर्फ देश का नाम लीजिए, चाहे कतर हो, ओमान हो, यूएई हो, सऊदी हो, सिर्फ हमला ही हमला। लेकिन अब इन सब के बीच अमेरिका के एरिया 51 में भूकंप के झटके महसूस किए। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब परमाणु अटैक की तैयारी में? क्योंकि अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो सिर्फ विकल्प एक बचता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, वो है परमाणु का। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ दर्शकों, तो दुनिया में कोहराम आ जाएगा। रिपोर्ट में दिखाते हैं। 85 घंटे की जंग, 15 देश और 35 से ज्यादा अमेरिकी ठिकाने तबाह करने के बाद ईरान में भूकंप से न्यूक्लियर धमाकों का खौफ जिंदा है। ईरान का नामो निशान मिटाने के लिए एरिया 51 में ट्रंप के गुप्त हथियार की टेस्टिंग शुरू हो गई है।
अगले 24 घंटे का ब्लूप्रिंट दुनिया की तबाही का पूरा प्लान बता रहा है। ईरान के जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक इस प्रेजेंट रेट ऑफ एंगेजमेंट में उसके मिसाइल्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और तब उसको समाप्त करना पड़ेगा। 2000 से ज्यादा मौत और सैकड़ों करोड़ स्वाहा करने के बाद अब शांति शांति चिल्लाने वाले को समझ नहीं आ रहा कि युद्ध को खत्म कैसे करें। इससे पहले कि और खून बहे, आग और फैले और भाईचारे वाले देशों के बीच और दुश्मनी बढ़े, हमने अपने सारे रिसोर्स लगा दिए हैं ताकि हमारा इलाका जल्द से जल्द इस उथल पुथल से आजाद हो जाए। एर्दोगन को इजराइल का डर है, इजराइल को ईरान का हुआ और ईरान को खटकता अमेरिका। सब एक दूसरे को ऐसे मार रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान को भी मौत का डर लगने लगा है। आखिर पाकिस्तान क्यों डर रहा है? अगले कुछ मिनटों में हर सवाल का जवाब मिलेगा, बस देखते जाइए। लेकिन दर्शकों, मैंने अब तक जो बात कही है वही युद्ध में हो रहा है। पहले ईरान ने भी हार मानने से इनकार कर दिया है और अब 24 घंटे और ज्यादा भीषण हो सकते हैं। दर्शकों, ये जानकारी मिल रही है। ईरान युद्ध में अब मौत का आंकड़ा 2000 के पास पहुंच गया, जबकि 15 से ज्यादा देशों की दहलीज पर मिसाइलें धधक रही हैं। अकेले यूएई को पहले 48 घंटे में 41,000 करोड़ का नुकसान हुआ है दर्शकों। लेकिन इस जंग के अगले 24 घंटे का ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है, जिसमें पता चला कि अगले 24 घंटे भयानक तबाही वाले होंगे। अगले 24 घंटे में ईरान का सबसे बड़ा टारगेट अमेरिकन 5th फ्लीट है दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 5th फ्लीट, ये अचानक हमले हो सकते हैं, जानकारी आ रही है दर्शकों। लेकिन अब तक पूरी तरह तबाह नहीं हुआ है। हमले किए हैं ईरान ने। यूएस 5th फ्लीट मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पूरी तरह से एक दिमाग की तरह काम करता है, ब्रेन की तरह दर्शकों। यहां पर 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। और आपको बताएं, मूव कीजिए इसे, जहां पर सेंटकॉम फॉरवर्ड पोस्ट है। अगले 24 घंटे में कतर, कुवैत, इराक के यूएस अड्डों को टारगेट करेगा। ईरानी रणनीति का असर यह हो रहा है दर्शकों, यूएस कई एम्बेसी और सैन्य अड्डे खाली करवा रहा है। लेकिन ट्रंप ने भी ईरान के लिए अगले 24 घंटे का प्लान तैयार कर लिया है और ईरान की नई लीडरशिप को अमेरिका अगले 24 घंटे में खत्म करने की तैयारी कर रहा है। और ईरान के नए डिफेंस चीफ के खात्मे से इस मिशन की शुरुआत भी हो गई है दर्शकों। दूसरी तरफ यूएस सेंटकॉम मिसाइल और न्यूक्लियर साइट्स पर भी बम बरसा रहा है, यानी सेंट्रल कमांड पर। यानी अगले 24 घंटे में जंग अपने चरम पर होगी और आपको ये बता दें, नतीजा भी निकल सकता है। हालांकि इन 24 घंटों में हिजबुल्ला इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन अटैक भी कर सकता है। अगले 24 घंटे बेहद तेज हमले और जियोपॉलिटिक्स में कई बड़े भूचाल ला सकते हैं दर्शकों। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अमेरिका के एरिया 51 में भूकंप से परमाणु हमले का भी डर लगने लगा है। लेकिन दर्शकों, इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले सुनिए जरा, तुर्की की तरफ से बयान सामने आ गया। एर्दोगन इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। इससे पहले कि और खून बहे, आग और फैले और भाईचारे वाले देशों के बीच और दुश्मनी बढ़े, हमने अपने सारे रिसोर्स लगा दिए हैं ताकि हमारा इलाका जल्द से जल्द इस उथल पुथल से आजाद हो जाए। दर्शकों, आपने एर्दोगन को सुन लिया, लेकिन बड़ी बात यह, जिस एरिया 51 का मैंने जिक्र किया है, वहां एकाएक भूकंप आ गया। दर्शकों, दिखाता हूं मैं आपको। क्या डोनाल्ड ट्रंप, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या न्यूक्लियर की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि ईरान में भी भूकंप आया, क्योंकि दावा किया गया कि न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाए। लेकिन यूएस में भूकंप आना एरिया 51 के पास, ये कई सवाल खड़े करता है। दोनों तस्वीर दिखाइए जरा फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने आपको बताया परमाणु के बारे में, ये वही तस्वीर है। एक तरफ ईरान ने कहा कि खामनेई का खात्मा हो गया है, तो अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यानी दोनों तरफ से अब परमाणु यानी न्यूक्लियर की बात की जा रही है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं,
ये एरिया 51 दुनिया के लिए इस समय रहस्य बन गया है। आखिर क्यों और कैसे, आइए जरा मैं आपको बता दूं। ये देखिए दर्शकों, ये है एरिया 51। 85 घंटे की जंग के बाद दुनिया तबाही की दहलीज पर खड़ी हुई है। अमेरिका के सबसे मिस्टीरियस एरिया 51 में फिर से एक्टिवनेस देखी गई है। एरिया 51 में भूकंप के 100 छोटे छोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं, ऐसा कंपन जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनके बाद अमेरिका में नए परमाणु परीक्षण की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं दर्शकों, और ईरान को ट्रंप के परमाणु हमले का डर सताने लगा है। आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि एरिया 51 दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह में से एक है। क्या अमेरिका एरिया 51 में कोई नया हथियार परीक्षण कर रहा है? और इस एरिया 51 में दर्शकों एलियन के होने के भी कई दावे किए जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं, कई दावे किए गए। लेकिन इस समय उसी एरिया 51 में क्या अमेरिका कोई प्रयोग कर रहा है? क्योंकि दावा है कि पिछले हफ्तों में 100 से ज्यादा बार यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 100 से ज्यादा बार, सोचिए जरा। और भूकंप के झटके क्या किसी नए हथियार परीक्षण का ही नतीजा है दर्शकों? क्योंकि ईरान अमेरिका को उम्मीद से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, बेसिस पे लगातार हमला कर रहा है, और सैनिकों की मौत और ट्रंप के फैसले का यूएस में प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए पेंटागन और ट्रंप की टीम के बीच मतभेद की भी खबरें चल रही हैं, वहां की मीडिया बता रही है दर्शकों, क्योंकि ट्रंप ने ईरान में जमीन पर सेना उतारने का भी इशारा कर दिया है। और ट्रंप के साथ अमेरिका, ट्रंप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जैसा लंबा युद्ध झेल पाने की स्थिति में नहीं है। वो बता भी रहे हैं, अंदर खाने ये बातें चल भी रही हैं दर्शकों। तो क्या युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप ईरान पर परमाणु अटैक कर सकते हैं? यही सवाल बना हुआ है, और इसी को लेकर अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। ये रिपोर्ट्स आई थी कि ये मेरे ख्याल से कुछ 2.5 मैग्नीट्यूड के इस प्रकार के झटके ये वो रिकॉर्ड किए गए हैं। इसका कारण अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या है, कि क्या वो एटॉमिक टेस्टिंग कर रहे थे या इसका कोई और कारण है। जहाँ तक एटॉमिक हथियार इस्तेमाल करना, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इस्तेमाल करेगा। वो तो जो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस समय पर स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि एक देश की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि वो सब कुछ हारने के लिए तैयार है। तो न्यूक्लियर हथियार इस समय पर इस्तेमाल होना या आगे भी इस्तेमाल होना, मुझे लगता, मेरे अपने सोच विचार से इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो युद्ध में अमेरिका और ईरान की तरफ से भयावह है, भीषण है। लेकिन अब खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो और ज्यादा हैरान करेगी दर्शकों। पहले आप देखिए, अमेरिकी ठिकानों पर, चाहे वो सऊदी में हो या कतर में, वहां पर हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को। लेकिन दर्शकों ये हमले ईरान अकेले नहीं कर सकता है, और इसलिए दावा किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन क्या ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब पुतिन की एंट्री हो चुकी है। और पुतिन की एंट्री दर्शकों चौंकाने वाली है, आपको बताऊंगा। पहले ये तस्वीर देखिए। I understand your position, but we must consider the broader implications. We are open to discussion, but stability is our priority. I understand your position, but we must consider the broader implications. दर्शकों खबर यह है कि सऊदी में मोसाद के एजेंट को पकड़ा गया है, और जानकारी यह मिल रही है कि रूस की तरफ से बताया गया, यानी जंग को दो मुहाने पर ले जाने की कोशिश थी। लेकिन क्या वाकई यही सत्य है? इसके पीछे भी कई तरह की थ्योरीज काम कर रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, सऊदी में धमाके क्या कोई बहुत बड़ी साजिश थी दर्शकों, जो व्लादिमीर पुतिन ने पकड़ ली? क्योंकि अगर यहां पर साजिश हो रही थी तो फिर और ज्यादा हमले होते और ईरान पर हमले बढ़ जाते। लेकिन क्या ईरान का व्लादिमीर पुतिन ने साथ दिया है? अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं बातें क्यों कही जा रही हैं कि ईरान को सपोर्ट मिल रहा है। कल मैंने आपको बताया था चीन का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अब खबर यह है कि पुतिन का भी सपोर्ट ईरान को मिल रहा है। आइए जरा आपको बताते हैं। ये आप देखिए दर्शकों, ईरान जंग में पुतिन की एंट्री होते ही खेल पलटने लगा है। पुतिन के एक खेल से
सऊदी और कुवैत में बड़ा गेम हो गया दर्शकों। सऊदी में अलग अलग जगह से मोसाद के एजेंट को पकड़ा गया है। देखिए जरा, दावा यह कि ये मोसाद एजेंट सऊदी में धमाके का प्लान बना रहे थे। मोसाद तो इजराइल के, ताकि ब्लास्ट पर मोसाद आरोप ईरान पर लगाए और प्रॉक्सी गुटों में डाल सके। समझिए इसे, ईरान सऊदी अरब के बीच सीधी जंग छिड़ जाए, यही कोशिश की जा रही है। ठीक इसी तरह कतर में भी मोसाद के एजेंट पकड़े जाने का दावा किया गया है दर्शकों। यहां भी ईरान के खिलाफ मोसाद के एजेंट ऐसा ही गेम प्लान कर रहे थे। दरअसल मोसाद का प्लान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम देना है, यानी झूठ का प्रसारण, ताकि खाड़ी मुल्क ईरान के दुश्मन बन जाएं और युद्ध में सीधे उनकी एंट्री हो जाए। यूएस एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं दर्शकों? वो दावा करते हैं कि इजराइल गल्फ में जंग को बड़ा बनाना चाहता है और ज्यादा भयावह। लेकिन मोसाद की यह साजिश बेनकाब कैसे हुई है, सबसे दिलचस्प बात यही है। यहीं से एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन सऊदी अरब, कतर और यूएई में बैक चैनल पर सक्रिय हैं। जानकारी यह है दर्शकों कि कल पुतिन ने सऊदी के खलीफा से फोन पर बात की, जिसकी आई तस्वीर हमने आपको दिखाई। पुतिन ईरान की तरफ से गल्फ देशों को जंग में ना कूदने की बातें कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह, क्या पुतिन ने बातचीत के दौरान मोसाद के ठिकानों का पता दिया? क्या रूसी खुफिया एजेंसी गल्फ में एक्टिव हैं और मोसाद के पीछे लगी हुई हैं? दर्शकों, ये दो धारी तलवार है, लेकिन युद्ध में ऐसा होता है, वाकई ऐसा होता है, और ये प्रॉक्सी वॉर भी है। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जनवरी के महीने में CIA, मोसाद और MI6 ने काफ़ी पेनिट्रेशन करके एक कलर्ड रेवोल्यूशन की नींव डाली थी। उस वक़्त से 30 से 40 हज़ार जो थे वहाँ पे इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट टर्मिनल भेजे थे। ये सैटेलाइट टर्मिनल्स अगर इंटरनेट जैम होता है तो उसके लिए थे, अपने एजेंट्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए थे। फिर रूस और चीन ने इनके जैमर्स भेजे और इनसे इनको जैम कर दिया गया, इनकी मॉनिटरिंग की गई और कई सारे मोसाद के एजेंट, CIA के एजेंट पकड़े गए, जिससे कि ईरान ये पूरी कलर्ड रेवोल्यूशन का सर कुचल सका। अब एक कहा जा रहा है कि एक बार फिर वहाँ पे कुछ रशियन टेक्नीशियंस आए हैं जिन्होंने मॉनिटरिंग की है इस स्टारलिंक टर्मिनल्स की, और इससे कई मोसाद के एजेंट्स को पकड़ लिया है जो यहाँ पे काम कर रहे थे। और क्वाइट ऑब्वियसली उससे ईरान को फायदा तो होगा ही होगा। दर्शकों, हर देश चाहता है कि यह जंग ना हो, लेकिन दर्शकों ईरान क्या चाहता है यह आपने सोचा है? मैं आपको बताता हूं। ईरान सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहता है, वो हार नहीं मानेगा। इसलिए यूएस के बेसिस पर हमला कर रहा है। 27 यूएस बेस को निशाने पर लिया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। ओ भाई साहब, मर गया क्या भाई? अब दर्शकों, खबर यह है कि यूएई पर 140 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया। सोचिए आप, यूएई यहां पर दुबई है, अबू धाबी है। देखिए जरा तस्वीर, कैसे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह कि ईरान कह रहा है कि अभी तो फेज 1 में है हम लोग, हमारी तैयारी तो फेज 3 तक जाने की है, फेज 2 से आगे बढ़ने की। लेकिन दर्शकों, ये फेज बड़े खतरनाक हैं। इनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कैसे ईरान ने तैयारी की है। क्योंकि ईरान को लग रहा है खामनेई का खात्मा हो गया है और अब सिर्फ और सिर्फ उसे जंग लड़ना है। जंग के अलावा उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। दिखाता हूं मैं आपको ईरान की तैयारी क्या है। सबसे पहले फेज 1, दुश्मन को अंधा कर दो। फिर आता है फेज 2, डिफेंस को खत्म करो। और फिर आएगा दर्शकों फेज 3, बड़े हमले करो। ईरान कह रहा है अभी तो फेज 1 चल रहा है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। लेकिन दर्शकों, ये चौंकाने वाला है और इसलिए कहा जा रहा है कि आखिर ये हमला कितना घातक हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर ईरान ने क्या प्लान बनाया है, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देखिए दर्शकों, फेज 1 क्या है? रडार, सेंसर, कमांड सेंटर पर बड़े हमला करना, यही ईरान की स्ट्रेटेजी है। एयर डिफेंस सिस्टम पर स्वाट ड्रोन
और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है ताकि दुश्मन की आंखें बंद यानी रडार को तबाह किया जाए और डिटेक्शन को फेल किया जाए। यूएई, कतर, बहरीन के यूएस रडार पर हमले इसी फेज का हिस्सा है दर्शकों। फेज 2 में दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को इतना ओवरलोड कर दो यानी एक इकट्ठी बहुत सारी मिसाइल मारो, डिफेंस सिस्टम खुद अपने हथियारों को मार गिराने लगेगा, जो हमने देखा दर्शकों। कुवैत में F-15 का क्रैश होना इसी डिफेंस ओवरलोड का नतीजा है, कल हमने दिखाया भी था। दूसरी तरफ ईरानी दुश्मन पर सस्ते ड्रोन और छोटी मिसाइलों की लहरें मार रहा है, यानी बहुत सारी छोटी छोटी मिसाइल, ड्रोन, और इनको रोकने में ही डिफेंस बैटरियां खत्म हो जाए, क्योंकि रडार कुछ को पकड़ पाएगा, 2-4 तो गिरेंगी गिरेंगी। गल्फ देशों में 390 से ज्यादा मिसाइल और 830 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए दर्शकों। ईरान 18 लाख का ड्रोन भेजता है, उसे मारने के लिए यूएस 40 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसी का नतीजा है कि गल्फ में अमेरिकी डिफेंस मिसाइलें कम पड़ने लगी हैं। आपको बताऊंगा कितना खर्चा आगे हुआ है, लेकिन तीसरा फेज उससे पहले जानिए। जब दुश्मन का डिफेंस कमजोर हो जाए तो बड़े हमले करना। तीसरे फेज में ईरान के पास है दर्शकों हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये तीसरे फेज में आएंगे। स्टैंड ऑफ हथियारों से बेस, शिप, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट्स पर हमले किए जाएंगे, जैसे कि ईरान अब कुवैत, बहरीन और 5th फ्लीट पर हमले की तैयारी कर रहा है। यानी तीसरे फेज में ईरान ऐसी मिसाइलें मारेगा कि दुश्मन पूरी तरह से मिट जाए। ईरानी सेना इसी स्ट्रेटजी पर यूएस इजराइल को लंबी जंग में घसीट रहा है, और इसका इशारा तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिया है दर्शकों। लेकिन आपको बताएं, डिफेंस एक्सपर्ट क्या वाकई मानते हैं जंग इतना लंबा जाएगी? सुनिए जरा। ईरान ने युद्ध को 3 फेजेज में बांटा है। पहले फेज के अंदर तो एक्टिव कन्फ्रंटेशन, उसमें उसने मिलिट्री बेसिस जो थे अमेरिका के, उनके ऊपर अटैक किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया ताकि सारी दुनिया उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। दूसरे फेज में उसने अपने आप को चुप करके यानी कि एब्जॉर्ब करो अटैक्स को और अपने आप को रीबिल्ड करो, रीग्रुप करो, और तीसरे स्टेज में हाई इंटेंसिटी कन्फ्रंटेशन करो, डोमेस्टिक सिचुएशन को कंट्रोल करो। ये सब तो उसने किया, लेकिन गलती उसने ये कर दी कि दुबई जैसे शहरों में जहाँ पे अमेरिका का मिलिट्री बेस नहीं था, वहाँ अटैक करके उसने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को इजराइल और अमेरिका के नजदीक पहुंचा दिया। लिहाजा ईरान भारी पड़ता हुआ नजर तो आ रहा है, पर भारी पड़ेगा नहीं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे ट्रंप हो या दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट, वो इस ओर इशारा करते हैं कि यह युद्ध अब अंतहीन होगा, और इसलिए परमाणु युद्ध की बातें भी कही जा रही हैं दर्शकों, क्योंकि अब सारी कंट्रीज, हर देश इस जंग में अपना मुनाफा देख रहा है। दिखाते हैं आपको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दर्शकों देखिए, उसकी शुरुआत हो गई। तेहरान में जबरदस्त अटैक की खबर है और यहां पर हमले लगातार जारी, यानी इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा है। दिखाइए फुल फ्रेम। दर्शकों, 2 तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पहली आप देखिए यूएसएस अब्राहम, ये जंग में सबसे बड़ा हथियार है अमेरिका का। आप समझिए, अगर ये ना होता तो ईरान थोड़ा सुरक्षित रह सकता था, लेकिन अब यूएसएस अब्राहम से ईरान पर हमले जबरदस्त तेजी से किए जा रहे हैं। दोनों तस्वीर दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बहुत बड़ा बयान सामने आया। वो क्या कह रहे हैं, पहले आपको सुनवाता हूं।
on in the Middle East with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are doing to try to keep you safe. So immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens with up-to-the-minute safety and security information. लेकिन दर्शकों, अब खबर मिल रही है कि इस समय अलर्ट जारी कर दिया यूएस एम्बेसी पर, क्योंकि रियाद में इस अटैक के बाद और ज्यादा भीषण हमला हो सकता है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, ये आप देखिए, ईरान के टारगेट पर अमेरिका के बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े बड़े जेट्स आ गए। और देखिए, खबर ये कि क्रैश लैंडिंग कराई जा रही है। ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। दोनों तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, दुनिया भर में मातम मनाया जा रहा है। जो शिया मुसलमान हैं वो खामनेई की मौत के बाद मातम मना रहे हैं। लेकिन ईरान के अंदर आप देखिए, नाच गाना चल रहा है, महिलाएं खुश है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा, ईरान में क्या हो रहा है। दर्शकों, इतना ही नहीं, ईरान में तो अब लोग सड़कों पर आ गए। कल तक मातम भी मनाया जा रहा था, लेकिन अब प्रदर्शनकारी भी आ गए। उनका कहना है खामनेई की मौत से हम खुश हैं। दिखाइए फुल फ्रेम। ईरान में धमाका कब होगा, कहां होगा और कैसा होगा, किसी को नहीं पता। यह भी नहीं पता युद्ध कब तक चलेगा, कितने देश जलेंगे, कौन कौन मरेगा, क्योंकि शांति शांति की माला जपने वाले ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि यह वार अभी थमने वाला नहीं है। चाहे मिसाइल की रेंज अमेरिका तक की क्यों ना हो। Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने वाला इकलौता ईरान कभी नहीं थमने वाला पैगाम भेज रहा है। ईरानी शासन ने बता दिया कि ट्रंप चाहे यूएसएस जेराल्ड से हमला करें या आसमान से बारूदी बारिश कर दें, ईरान रुकने वाला नहीं है। सब कुछ बर्बाद होगा। तेल की आग पूरी दुनिया में फैल जाएगी, चाहे तो कितने ही सुप्रीम लीडर क्यों ना मर जाएं। अब तो नेतन्याहू भी कसम खा चुके हैं, इजराइल के दुश्मनों को खत्म करने का सही समय है, यही समय है। तभी तो लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों पर जमीनी चढ़ाई शुरू हो गई है। मिसाइल के बाद अब टैंक भी आग उगल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, अभी इस समय दावा किया जा रहा है कि जैसा मैंने बताया, ईरान फेज 3 में जाएगा तो हमले और ज्यादा भीषण हो सकते हैं। लेकिन अभी तो दोनों तरफ से हमले भीषण होंगे। दर्शकों, राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं, आप मान लीजिए। ईरान पर हमले के बाद से जिस तरह पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, बावजूद इसके ट्रंप युद्ध खत्म करने की जगह हमले तेज करने वाले हैं। ट्रंप के बयान से लग रहा है कि अंतहीन युद्ध की शुरुआत हो गई है। अब ट्रंप ईरान में अमेरिकी फौज को ग्राउंड पर उतारने की तैयारी में, किसी भी वक्त अमेरिकी सैनिक टैंक के साथ ईरान में घुसने वाले हैं। जानकारी ये मिल रही है दर्शकों, तबाही अब तक पूरी दुनिया देखी नहीं होगी, इतिहास में भी ऐसी तबाही मचाने वाले हैं। ट्रंप ईरान को जवाब देने के लिए कुछ इसी तरह का प्लान बना रहे हैं। दरअसल हमले के वक्त ईरानियों से
ट्रंप ने विद्रोह की अपील भी की थी, लेकिन मिसाइल और बम के डर से खामनेई विरोधी अब बंकर में चले गए। ऐसे में ईरानी सेना को जवाब देने के लिए अब यूएस फौज ग्राउंड पर उतरेगी। खबर यह है दर्शकों, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ एक्शन के सबसे खतरनाक हमले अभी बाकी हैं और इसकी शुरुआत जल्द होने वाली है। सुनवाते हैं आपको एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम ने सोचा था कि शायद खोमेनी की हत्या के बाद या उसको एलिमिनेट करने के बाद जो अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ईरान के अंदर माहौल बनाया था विद्रोह का, वो उससे सत्ता पलट हो जाएगा। परंतु हुआ बिल्कुल उल्टा। वैसा ही हुआ जैसा 1979 में खोमेनी ने किया था। आज पूरा ईरान ही नहीं पर जितनी भी शिया कम्युनिटी है अलग अलग देशों के अंदर, वो एकजुट हो चुकी है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना कि 3 या 4 हफ्ते के अंदर ये युद्ध खत्म हो जाएगा, मैं नहीं मानता। जैसा कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक एडवाइस दी थी कि युद्ध लंबा चलेगा, 4-5 हफ्ते तो छोड़िए, ये गुरिल्ला वॉरफेयर सालों तक चलेगा। लेकिन दर्शकों आपको बता रहे हैं, अगर यूएस की तरफ से हमले तेज हो, क्योंकि ईरान भी तीसरे फेज में जाने वाला है, आप समझिए जरा इसे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ईरान नहीं रुकेगा। ये आप देख रहे हैं, इधर इजराइल भी जबरदस्त हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकाने पर कैसे अटैक किया वो आप देख लीजिए। देखा दर्शकों, ये इजराइल का हमला है, ये जवाब है ईरान को। लेकिन लेबनान में देखिए जो हमला हुआ है उसके बाद क्या दृश्य, बिल्डिंगें टूट गई हैं, सब कुछ जलकर राख हो गया। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को, क्या हालात लेबनान में हो गए हैं आपके सामने हैं। दर्शकों एक तरफ अमेरिका है, लेकिन इजराइल तो मानने को तैयार नहीं है। देखिए आप जरा, लेबनान में ऐसे ऐसे धमाके हो रहे हैं कि ईरान को भी समझ में नहीं आ रहा अब करे तो करे क्या। अब तो हिजबुल्लाह भी मिसाइलों के रेंज में आ गया। अब दर्शकों में एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए, नेतन्याहू का लेबनान में घातक हमला जारी है, उसकी एक और तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, दिखाइए फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों आपको बता रहा हूं मैं, ये जंग और ज्यादा भीषण होगी और नेतन्याहू ने जो प्लान बनाया है उससे अब हिजबुल्लाह का बचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ईरान में खामनेई की तो मौत हो चुकी है। ईरान से जारी जंग के बीच इजरायली सेना लेबनान में घुस गई है। दर्शकों आपको बताएं, खतरनाक हथियार और टैंक से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही बेरूत के साथ 59 इलाकों को तुरंत खाली करवा लिया गया है। यह आप देख रहे हैं, यह नेतन्याहू का प्लान है। दरअसल हिजबुल्लाह को ईरानी समर्थक माना जाता है। उसने ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद इजराइल में मिसाइल दागे। इजराइल के हाइफा शहर के पास सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया, जिसका बदला लेने के लिए नेतन्याहू अपनी फौज को जमीन पर उतार चुके हैं। इसके साथ ही आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर मिसाइल दाग रहे हैं। आपको बताएं, इजराइल के हमले में अब तक 50 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकी मारे गए। हिजबुल्लाह का सैन्य अधिकारी ढेर हो चुका है, चीफ ऑफ स्टाफ मारा गया है। बेरूत में हिजबुल्लाह के कुछ फोर्स का लीडर राका भी जहन्नुम पहुंच गया है। दर्शकों यानी नए डेवलपमेंट से साफ है कि जंग अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। लेबनान की एंट्री के बाद युद्ध की आग और भड़कने वाली है।
और ये जितनी ज्यादा भड़केगी उतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। इजराइल ने पहले भी कई बारी कोशिश की है हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने की, लेकिन कभी भी इजराइल को पूर्ण सफलता नहीं मिली है। इजराइल का ये कदम इस बार भी कि वो हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा, पूर्ण रूप से इजराइल को इस बार भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू हैं वो लेबनान की जगह जगह पे छुपे हुए हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं, उनके पास आधुनिक संचार के साधन हैं, और सबसे बड़ी चीज उन्हें ईरान का पूरा समर्थन है। इधर दर्शकों आपको बता रहा हूं मैं, इजराइल पूरी तरह से तैनात है, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में इराक भी अछूता नहीं रहा। देखिए जरा इरबिल में अमेरिकी आर्मी बेस पर कैसे हमला हुआ, दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर। दर्शकों बैरीन में भी ईरानी मिसाइल से अटैक हुआ। ये देखिए आप जरा, रात के अंधेरे में ऐसी मिसाइल मारी कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। लेकिन दर्शकों आप इसे समझिए, अगर ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि अब ईरान भी पलटवार कर रहा है। कुवैत पर लगातार ईरानी हमले हो रहे हैं। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर। ये आप देखिए दर्शकों, इजराइल के तेल अवीव में भी धमाका हो रहा है। ये फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को। लेकिन दर्शकों आपको मैं बताता हूं, एक तरफ मिडिल ईस्ट है जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, और यह हमले बताने के लिए काफी हैं कि इस बार वहां पर भी अमेरिका की तैनाती है। समझाता हूं कैसे। चारों तरफ से युद्ध में ईरान अंधाधुन बम बरसा रहा है, मिसाइल गिरा रहा है। उसके टारगेट पर सिर्फ अमेरिकी बेस हैं, और इजराइल ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश भी हैं जिस पर वो लगातार हमले कर रहा है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। खाड़ी देशों पर मिसाइल ड्रोन से ईरानी हमले लगातार जारी है, और ईरान के हमले में संयुक्त अरब अमीरात सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ईरान ने यूएई पर 186 मिसाइल और 812 ड्रोन लॉन्च किए। 172 बैलिस्टिक मिसाइलों को यूएई ने नष्ट करने का दावा किया। यूएई कह रहा है कि हमने नष्ट कर दिया। साथ ही 755 ड्रोन और 8 ईरानी क्रूज मिसाइल को ऐसे हवा में नष्ट कर दिया है दर्शकों, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। वहीं बहरीन अब तक 45 मिसाइलें और 9 ड्रोन से उस पर हमला किया गया है। कुवैत पर 40 से 50 मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया है। लेकिन खबर क्या है दर्शकों, कतर में अल उदैद एयरबेस के साथ कई इलाकों में हमले ईरान ने कर दिए हैं। सऊदी अरब रिफाइनरी और आम बेस पर दर्जनों हमले किए गए हैं। ओमान, जॉर्डन और इराक में भी ईरानी मिसाइलों से अटैक हुआ, यानी पूरा मिडिल ईस्ट इस समय जल रहा है। दरअसल ईरान का मकसद दुश्मन की हवाई रक्षा को कमजोर करना है, जैसा हम बता रहे हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इजराइल की निगरानी को कम करना है। ऐसे में ईरान तमाम देशों पर पहले सस्ते ड्रोन से हमला कर रहा है, फिर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है, जिससे इजराइल समेत मिडिल ईस्ट में नुकसान ज्यादा हो सके। और यही उसकी रणनीति है। सुनिए जरा, यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कैसे ईरान के हमले को नष्ट किया गया। सुनिए जरा। أيضا السادة المشاهدين استعرض معكم حطام الصواريخ والطائرات المسيرة التي تم تدميرها بواسطة الدفاعات الجوية الإماراتية. ونبدأ في حطام هيكل صاروخ باليستي تكتيكي من فئة قيام. قمنا بتدمير وصد المئات من هذه الصواريخ. ننتقل إلى الصاروخ الجوال أو الطواف من فئة بافيه. تعتبر هذه التهديدات من التهديدات اللي تعتبر صعبة التعامل والصد، ولكن ولله الحمد تم
صدها وتدميرها بواسطة الدفاعات الجوية الإماراتية. أيضا نستعرض معكم الطائرة المسيرة الإيرانية شاهد 136 تم صد وتدمير المئات من هذه الطائرة. وأخيرا लेकिन दर्शकों, इतना युद्ध जो भयंकर और भीषण लग रहा है, इसके पीछे हजारों करोड़ खर्च कर दिए गए हैं। और अब मैं आपको बताता हूं आखिर इस युद्ध में कितना पैसा खर्च किया है, कितने करोड़ स्वाहा कर दिए गए हैं। इस युद्ध में सबसे बड़ी कीमत तो दर्शकों अमेरिका चुका रहा है। अगर इजराइल ईरान युद्ध और लंबा चला तो पैसा तो पानी की तरह बहेगा, या यूं कहें जलेगा। वैसे भी 2023 से अब तक अमेरिका ने इजराइल और मध्य पूर्व में 21.7 अरब डॉलर की सैन्य मदद दी। इसके अलावा पूरे मध्य पूर्व में दर्शकों अमेरिकी ऑपरेशन पर 9.65 से 12.07 अरब डॉलर खर्च किए गए। संघर्ष से जुड़ा अमेरिकी खर्च 31.35 से 37.77 अरब डॉलर है दर्शकों, जो जंग के साथ साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं इधर रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 20 से ज्यादा हथियार सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें ईरान में 1000 ठिकानों पर हमला किया गया। ईरान से सीधी जंग में अमेरिका हवाई ताकत पर खास जोर दे रहा है, जिसमें B-1 और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और F-35 फाइटर जेट्स शामिल हैं। साथ ही F-15 फाइटर जेट्स का बड़े पैमाने पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें 3 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स कुवैत में क्रैश हो गए। इसके अलावा USS कैरियर्स को चलाने के लिए रोजाना $6.5 मिलियन खर्च हो रहे हैं। यानी इस युद्ध में अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आप इसे समझिए, जंग के पहले 24 घंटे में अमेरिका ने करीब $779 मिलियन खर्च कर दिए। इसका सीधा मतलब ये 7,000 करोड़ से ज्यादा स्वाहा हो गए। दर्शकों सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन बेसिस को हिट किया, पहले 6 देशों में, अब 9 देशों में हिट कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल को हिट किया और 2 दिन लगातार 4-4 मिसाइल इब्राहिम लिंकन पे फायर किए हैं। यहां तक कि इब्राहिम लिंकन को इलाका छोड़कर थोड़ा पीछे हटना पड़ा इनसे घबरा कर। उन्होंने कुवैत में तो खासतर नुकसान किया, वहां पे 3 जहाज मार गिराए हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक अभी तक कोई 6 अमेरिकी सैनिक शहीद हो गए हैं और कोई 18 घायल हुए हैं। ये भी बड़ी कंट्रोल्ड फिगर लग रही है। मेरे ख्याल धीरे धीरे और जो नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, वो आता जाएगा। और दर्शकों अब मैं आपको बताने वाला हूं, एक तरफ युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में इस युद्ध को लेकर सियासत होने लगी और कांग्रेस पार्टी तो ईरान के साथ आ गई। सोनिया गांधी को ईरान पसंद है, इसलिए आज हम ये बात कह रहे हैं। दर्शकों पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे। ये तस्वीर आपने देखी होगी और युद्ध से पहले गए थे, लेकिन सोनिया गांधी अब इसी कूटनीति पर सवाल उठा रही हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया था, वो भी आपके सामने। लेकिन दर्शकों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में जाकर संसद के अंदर ये जो हमास ने हमला किया था इसको लेकर दुख जताया था और कहा था भारत आपके साथ खड़ा हुआ है, पीछे नहीं हटेगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। लेकिन सोनिया गांधी कह रही हैं कि आखिर बाकायदा लेटर लिखकर कि ये सरकार ठीक नहीं कर रही है, सरकार की चुप्पी सवालों में है। और सोनिया गांधी अगर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रही हैं तो क्या वो ईरान का समर्थन कर रही हैं? इसको लेकर दर्शकों एक तस्वीर आपको दिखाएं। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट भी किया है, जो सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, और उन्होंने सवाल उठाए हैं। लेकिन दर्शकों सवाल यह भी है कि जब युद्ध हो रहा है और भारत अपने तरीके से, अपनी कूटनीति से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो क्या इस पर सियासत होनी चाहिए? और अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? रिपोर्ट में देखिए। खामनेई भारत के साथ नहीं थी, लेकिन कांग्रेस खामनेई के साथ खड़ी है। पिछले 2 दिन से कांग्रेस खामनेई की मौत पर बवाल मचा रही थी। जब तवज्जो नहीं मिली तो अब सोनिया गांधी मैदान में आ गई। प्रधानमंत्री
इस्राइल गए थे और ऐसे मौके पर गए थे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। कांग्रेस उसी खामनेई के लिए रो रही है जो आईसी में पाकिस्तान का समर्थन करता है, जो कश्मीर पर भारत के खिलाफ बयान देता है, जो भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान का साथ देता है, जो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर बयान देता है, जो दिल्ली दंगे के दंगाइयों का खुलकर समर्थन करता है, जिसने भारत की तुलना गाजा में कथित नरसंहार से कर दी थी। कूटनीति को राजनीति के चश्मे में देखें, ये देश की कूटनीति है। प्रधानमंत्री जी देश के हित में जो अच्छा है वह करेंगे। ऐसे में सवाल ये, कांग्रेस देश के साथ है या आयतुल्ला खामनेई के साथ? क्या मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ जा सकती है? वो भी तब जब ईरान खाड़ी के मुस्लिम देशों पर अटैक कर रहा है, जहां करीब 90 लाख भारतीय युद्ध की वजह से फंसे हुए हैं और पीएम मोदी उनकी सुरक्षा की तमाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, एक तरफ युद्ध चल रहा है और कांग्रेस को यहां राजनीति नजर आ रही। क्या भारत की शांति कांग्रेस को अच्छी नहीं लगती है? इजराइल ईरान युद्ध का आज चौथा दिन है दर्शकों। फिलहाल युद्ध रुकने के दूर दूर तक आसार नहीं है, यह हमने आपको बताया, और हमेशा की तरह मोदी सरकार न्यूट्रल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भारत की यह अप्रोच पसंद नहीं है। कांग्रेस पिछले 3 दिन से मोदी सरकार पर हमले कर रही है। कांग्रेस की सुप्रीम लीडर हैं सोनिया गांधी, वो मैदान में आ गई दर्शकों। सोनिया गांधी ईरान के सुप्रीम लीडर के पक्ष में खड़ी हुई हैं, खामनेई के पक्ष में। सोनिया गांधी ने एक अखबार में आर्टिकल लिख दिया जिसमें मोदी सरकार पर हमला बोल रही है, लिख रही है आयतुल्ला खामनेई की हत्या कर दी गई है। लेकिन भारत सरकार ने इस पर चुप्पी साधे रखी। भारत सरकार ने ना तो हत्या की निंदा की और ना ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कुछ बोला। मोदी ने अमेरिका और इजराइल के हमले को अनदेखा कर दिया। ऐसा उस समय हुआ जब दोनों पक्ष आपस में बात कर रहे थे। आयतुल्ला खामनेई की हत्या पर दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है दर्शकों, सोनिया गांधी कहती है। सरकार का यह फैसला तटस्थता नहीं, जिम्मेदारी से पीछे हटना बताता है। संसद की अगली बैठक में इस पूरे मामले पर खुली बहस होनी चाहिए, ये सोनिया गांधी कह रही हैं दर्शकों। लेकिन आपको बताऊं मैं, 2011 में जब लीबिया में गद्दाफी की हत्या हुई थी, तब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी दर्शकों। उस समय भारत और लीबिया के बीच मजबूत रिश्ते थे। उस वक्त वहां भारतीय मंत्रियों के लगातार दौरे भी होते रहे। इसके बावजूद उनकी मृत्यु पर कोई शोक संदेश सामने नहीं आया था। कांग्रेस की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई थी। उस समय ना तो नैतिक जिम्मेदारी पर भाषण दिए गए, ना ही सभ्यतागत संबंधों का हवाला दिया गया। ये बीजेपी पूछ रही है दर्शकों, और इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सुनवाते हैं आपको। भारत की जो विदेश नीति रही है, आज मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखचे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री इस्राइल गए थे और ऐसे मौके पर गए थे। देश के लोगों को शक है कि प्रधानमंत्री के मशवरे से ही ईरान पे जंग हुई है। असल में ये लोग कूटनीति को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। इनके लिए मुसलमानों का वोट बड़ा है बनस्पत की देश का हित। ये भूल गए कि मनमोहन सिंह जी ने जॉर्ज बुश राष्ट्रपति जिन्होंने इराक पे हमला किया, उनके लिए कसीदे कसे थे। कूटनीति को राजनीति के चश्मे में देखें, ये देश की कूटनीति है। प्रधानमंत्री जी देश के हित में जो अच्छा है वह करेंगे। प्रथम दिन से चिंता हुई कि ईरान के साथ एक सिविलाइजेशनल रिश्ता रहा। छोड़ दीजिए व्यक्ति, सरकार, उस सिविलाइजेशनल रिश्ते की, क्योंकि हमने, भारतवर्ष ने हमेशा अहमियत दी है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। एक निरंतरता रही है, एक नैतिक दृष्टिकोण रहा है, और उस दृष्टिकोण का अभाव हमने हाल के दिनों में देखा है, और वो चिंतित करता है। लेकिन भारत तो एक लंबे समय से भारत की परंपरा रही है कि कभी भी ऐसे दो देशों के बीच में या देशों के समूह के बीच में तनाव बढ़ता है तो भारत हमेशा मध्यस्थता करता है। भारत को लोग बहुत महत्व भी देते हैं ऐसे मध्यस्थता वाली वार्ताओं में। तो हमने शांति की अपील की और दोनों पक्षों से कहा है कि एकदम डिस्केलेट करना चाहिए। सोनिया गांधी के पत्र में यही कही गई बात जो मैं अभी कह रहा हूं आपसे, कि हम एक तरफा किसी की साइड लेकर, अमेरिका ताकतवर है इसलिए अमेरिका चाहे कितनी भी गलती करे हम उसकी जानिब खड़े रहेंगे, ये उचित हमारे लिए नहीं है। लेकिन दर्शकों, आपको दिखाते हैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही है, उसके पीछे का कारण है, उसकी तस्वीर ये है दर्शकों। वोट बैंक के लिए देख रहे हैं आप,
कई लोग हैं जो ईरान के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। आपके देश में कुछ हो नहीं रहा है, आपको क्या करना है? लेकिन नहीं, यहां राजनीति के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये देखिए दर्शकों, आप जम्मू कश्मीर में तो बाकायदा रैलियां हो रही हैं, भाषण दिए जा रहे हैं। आप सोचिए जरा, युद्ध के बीच ये हालात चिंता का विषय है कि आखिर देश में कैसे लोग हैं। तो ये हिंदुस्तान के ये 35-40 करोड़, वो बिल्कुल वाजे है और आप जानते भी हैं। दर्शकों, इन लोगों को समझना होगा कि लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये भारतीयों को लाने का है, और इसके लिए मोदी सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे दें, भारत के लाखों लोग अलग अलग जगह पर पूरे मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। उनको लाने के लिए क्या तैयारी हो रही है आपको बताते हैं। मोदी की फोन डिप्लोमेसी। पीएम मोदी ने सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, ईरान से युद्ध को लेकर चिंता जाहिर की। मध्य पूर्व के देशों में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं, भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी बेंजामिन नेतन्याहू से चर्चा की है। दर्शकों, जल्द संघर्ष समाप्त करने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री ने यूएई के प्रेसिडेंट से बात की है, मोहम्मद बिन जायद से ईरानी हमले की निंदा की है, यूएई के साथ भारत की एकजुटता का इजहार किया है, और ईरान ने सऊदी अरब पर भी हमले किए हैं। आपको बताएं, पीएम ने सऊदी के क्राउन प्रिंस से भी बात की, भारतीयों की देखभाल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। बहरीन के राजा हमद खलीफा से भी बात की है। खबर यह है दर्शकों, उनसे भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर चर्चा हुई है। जॉर्डन से बात की है, शाह से बात की गई है। आपको बताएं, शाह अब्दुल्ला के प्रति समर्थन जताया पीएम मोदी ने। पीएम ने ओमान, कतर और कुवैत को भी फोन लगाया है। तीनों देशों से इलाकों में तनाव कम करने पर जोर देने पर बात की है। मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े होने का भरोसा भी दिया गया है। लेकिन दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्राइल में जाकर कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ हैं। सुनिए जरा। इंडिया भारत पूरी मजबूती और दृढ़ विश्वास के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। आम लोगों की हत्या को किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत काफी लंबे समय से आतंकवाद का दर्द झेल रहा है। हम 26/11 के मुंबई हमले को भूल नहीं सकते, जिसमें बेगुनाहों की हत्या की गई, जिसमें इजरायली नागरिक भी शामिल थे। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है दुनिया के सामने तेल की, क्योंकि ईरान कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संचालित हो रहा था वैसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम पूरी तैयारी करें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुल फ्रेम दिखाई है, कैसे जहाज रुक गए, इसके लिए तैयारी कर ली, और भारत ने प्लान बी तैयार कर लिया है। दर्शकों, ये प्लान बी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अब भारत रूस से तेल खरीद सकता है। पेट्रोल डीजल को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान ने औपचारिक रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। अनुमान के मुताबिक इस इलाके में 700 तेल टैंकर फंसे हुए हैं, जिसका मतलब है कि दुनिया भर में तेल संकट गहरा सकता है। ऐसे में भारत ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पहली, भारत रूस से तेल आयात बढ़ाने पर विचार कर रहा है। खबर यह है कि इसे लेकर सरकार के स्तर पर गंभीर चर्चा भी हुई। पिछले दिनों भारत ने रूस से तेल आयात काफी कम किया था। दरअसल जब तक रूस का तेल सस्ता था, भारत ने वहां से आयात किया। रूस का तेल महंगा होने के बाद भारत ने वहां से तेल कम कर दिया। और दूसरे बड़े कारण भी है, अमेरिका की डिप्लोमेटिक रिश्ते जैसे जैसे अलग अलग स्तर पर गए, भारत ने अपना फैसला लिया। अब भारत समंदर में फंसे तेल टैंकर्स को खरीदने पर विचार कर रहा है। इजराइल ईरान युद्ध की वजह से सैकड़ों तेल टैंकर फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर तेल टैंकर एशियाई समुद्र में खड़े हुए हैं। अगर ये डील होती है तो भारत को भी इसका फायदा मिलेगा, और उन देशों को भी जिनके टैंकर समुद्र में फंसे हैं, क्योंकि तब भारत को तेल किराए का खर्च बच जाएगा, बेचने वाले देश का नुकसान भी कम होगा। और तीसरा, भारत ने तेल कंपनियों को स्टॉक बनाए रखने पर जोर दिया है, ताकि आपात स्थिति में अचानक तेल का भंडार कम ना हो। खबर है कि भारत के पास अभी 25 दिन का तेल है। ऐसे में फिलहाल
तेल के दाम भी नहीं बढ़ाए जाएंगे। ये आम लोगों के लिए भी खबर है दर्शकों, लेकिन इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जितने भी चाहे क्लेम्स होते रहे कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, लेकिन अभी भी हमारा हाईएस्ट जहां से हम इंपोर्ट करते हैं वो फरवरी के महीने में भी 1 मिलियन बैरल डॉलर्स पर डे के हिसाब से रशिया ही सबसे हाईएस्ट रैंक पर आया है। उससे थोड़ा सा क्लोज सऊदी अरेबिया आया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद होती है उससे डेफिनेटली पूरे एशिया की, भारत की भी तकरीबन 70 to 80% अगर ऑयल वहां से आता है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हुआ है ईरान के द्वारा और नीचे ह्यूतीज ने भी जो बंद किया है, तो वो तो अमेरिका की देन है ना। तो इसके चलते बिल्कुल भारत रूस से लेजिटिमेटली अब तेल लेने की बात कर सकता है और बिल्कुल ये बातचीत कर भी रहा है, क्योंकि भारत की जो सरकार है वो राष्ट्रहित में अपना निर्णय लेगी। अब दर्शकों, इस जंग की तैयारी में पाकिस्तान डरने लगा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि हम पर हमला हो जाएगा दर्शकों, और ये टेंशन अच्छा है, ये डर अच्छा है, मैं तो कहूंगा। दिखाइए पहली तस्वीर। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान मुर्गन के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं, और ये मदुरई में मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे दर्शकों। लेकिन इसकी तस्वीर अगली दिखाइए, जहां प्रधानमंत्री तो पूजा कर रहे हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत हमले की तैयारी कर रहा है। सुनवाइए जरा जरदारी क्या कह रहे हैं। Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not. ये जरदारी का डर इसलिए है दर्शकों क्योंकि भारतीय सेना बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी कर रही है। फुल फ्रेम दिखाइए। और दर्शकों, भारत के साथ साथ अफगानिस्तान ने भी पाक पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। इसलिए पाकिस्तान डर रहा है कि अफगानिस्तान तो हमले कर रहा है, क्या भारत भी अब हम पर अटैक करने वाला है। यही डर पाक मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये देखिए दर्शक, कराची में प्रदर्शन के दौरान 30 लोगों की मौत हो गई है और दावा किया जा रहा है। मूव कीजिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर आप देखिए दर्शकों, अफगानिस्तान ने हमले जबरदस्त तेज कर दिए। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर। लेकिन दर्शकों, अफगानिस्तान जो हमले कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अब तो पाकिस्तान को डर लगने लगा है कि भारत भी हम पर अटैक कर सकता है। और ये डर अच्छा है दर्शकों, क्योंकि भारत ने तो ब्रह्मोस पहले ही चलाई थी, लेकिन अब पाकिस्तान को फिर से भारत के हमले का डर सताने लगा है। पाक संसद में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कह दिया है भारत एक और युद्ध की तैयारी में है, मौके का फायदा उठा सकता है। भारत के नेता खुले तौर पर जंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जंग की सिफारिश नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद पाकिस्तान अब बातचीत का प्रस्ताव देने लगा है। जरदारी ने कहा पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए युद्ध के बजाय संवाद ही एकमात्र रास्ता है। मेरा संदेश भारत के लिए है, वो युद्ध के माहौल से बाहर आए, बातचीत के जरिए मुद्दे का हल निकाला जाए। यही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का रास्ता है। भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है। नदियों का पानी रोके जाने से पाकिस्तान परेशान है। जरदारी ने पानी रोकने को हाइड्रो टेररिज्म करार दिया है। और पाकिस्तान में टेंशन बढ़ने की वजह पीएम मोदी की पूजा भी है दर्शकों। 1 मार्च को पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। मदुरई सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की थी। यह मंदिर भगवान मुर्गन कार्तिकेय को समर्पित है और युद्ध और विजय का देवता उन्हें माना जाता है, पूजा जाता है। पीएम मोदी पाकिस्तान को पहले भी चेतावनी दे चुके हैं, अगर भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो भारत करारा जवाब देगा। लेकिन अब पाकिस्तान को डर लगने लगा है। सेना के कमांडर भी कह चुके हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, इस बार पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। सुनिए जरा क्या डर पाकिस्तान को है, सुनवाते हैं। Trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend it. My message to them is move away from war theater to meaningful negotiation tables, because that is the only path for the regional security.
दर्शकों, पाकिस्तान डर रहा है, कई देश जल रहे हैं, हर जगह पर हमले हो रहे हैं, लेकिन दर्शकों भारत में क्या हो रहा है दिखाता हूं आपको। आज चंद्रग्रहण की चर्चा थी दर्शकों, चंद्रग्रहण खत्म हो गया है और अब होली की तैयारी होने लगी है। दिखाइए जरा अगली तस्वीर, ये आप देखिए। सबसे पहले बाबा महाकाल की होली आपको दिखा रहा हूं। होली अब शुरू हो चुकी है और देश भर में रंग बरसने शुरू हो गए। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर को। दर्शकों, ग्रहण खत्म हुआ तो उसके बाद देखिए अब होली का खुमार चढ़ने लगा है। सबसे पहले मथुरा वृंदावन की होली आपको दिखा रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को। अब दर्शकों आपको दिखाते हैं जगन्नाथ मंदिर में भी होली की चर्चाएं होने लगी है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर में। ये देखिए जयपुर में विदेशी पर्यटक पहुंच गए होली का आनंद लेने के लिए। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को। दर्शकों, आज स्कूलों में भी बच्चों ने होली खेली है और ये तस्वीर दिखाइए जरा। सभी छात्र होली खेल रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। दर्शकों, इधर गोवा के मुख्यमंत्री ने भी आज होली का त्योहार मनाया है। ग्रहण की वजह से होली अब शुरू हुई है, ग्रहण खत्म होने के बाद। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को भी। ये आप देखिए दर्शकों, बांग्लादेश में सरकार बदल गई है, यूनुस जा चुके हैं, तो वहां पर कैसे हिंदू होली का त्योहार मना रहे हैं आपके सामने। ये उत्सव रंगों का उत्सव है, उम्मीदों का उत्सव है, तो सभी के लाइफ रंगों से भरा उत्साहपूर्ण हो, यही मेरी शुभकामना है। Very beautiful and it's very exciting and you have a lot of parties and it's very nice. होली युवा बहुत कम बना रहा है अभी, जनरेशन बाय जनरेशन कम होती जा रही है, तो मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ क्लबिंग मत जाओ, होली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू हैप्पी होली। पूरे देश भर में होली बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है, उसी तरह से गोवा में भी होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस रंग की होली से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों, यही है भारत की खूबसूरती और अब होली का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी कहते हैं, हमारे आसपास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें गलत रास्ते की ओर ले जा सकती हैं। हमें गलत रास्ते से मिलने वाले धन, दिखावा, झूठी प्रतिष्ठा जैसे प्रलोभन से बचना चाहिए। इनमें ना सच्चा सुख है, ना स्थायी आनंद। केवल भौतिक सुख और बड़े बनने की चाह में गलत दिशा का चयन ना करें। हमें सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में सच्चाई, संयम और अच्छे संस्कार को अपनाकर ही स्थायी सुख पाया जा सकता है। इस बात का आप भी विशेष ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। टंकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट।
ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चंकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।